इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों एहसास करने वाले दिलों और गौर व फिक्र करने वाले दिमागों को शहजाद नज़ीर का सलाम पहुँचे। मुल्की और आलमी हालात के पेश नज़र आज बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। ये महर ताबा से जाके कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को ख़ुद चमकना सिखा रहा हूँ। आज हम बाकायदा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का आगाज़ करेंगे। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम इस बुक का थोड़ा सा तारुफ़ करवाना चाह रहे हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री बेसिकली 16 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 1 to 6 जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। चैप्टर नंबर 7 to 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। चैप्टर नंबर 14 जो है वो पॉलीमर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करती है। चैप्टर नंबर 15 जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और चैप्टर नंबर 16 जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। अच्छा जी, आज हम बाकायदा आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी। सारे का सारा ये चैप्टर पीरियडिक टेबल पे मुश्तमिल है। पीरियडिक टेबल को डिस्कस करने से पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और एलिमेंट्स क्या हैं। फिर हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Inorganic chemistry is concerned with the properties and behavior of elements, inorganic compounds and organometallic compounds, but not organic compounds. हम inorganic chemistry के अंदर organic compounds के अलावा बाकी तमाम compound जो हैं वो डिस्कस करते हैं। हमारा ज़्यादातर फोकस जो होगा वो एलिमेंट्स पे होगा या सेकेंड ईयर में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे होगा। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिस्कस किए जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट्स क्या चीज़ होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। केमिकल एलिमेंट इज़ ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन से आप एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है जी। मालिक्यूल्स जो है वो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या देते हैं, एटम्स पे मुश्तमिल होता है। आप मालिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं, उसके बॉन्ड तोड़ सकते हैं। अब वो एटम जो हैं वो ब्रेक होके नए बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो एटम ब्रेक नहीं होते। हम इसको यूँ कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे हों तो उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन किया तब जा सकता है जब इसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जाएं। आम लेबॉर्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं उन रिएक्शंस के दौरान जो हैं वो एलिमेंट्स कभी भी ब्रेक नहीं होते। और जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव ए सेम एटॉमिक नंबर। उन तमाम का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। उनके एटॉमिक नंबर से मुराद उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं जी। नेक्स्ट अब आ जाएं, व्हाट इज़ पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल क्या होता है? पीरियडिक टेबल बेसिकली एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हम एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, और एलिमेंट्स जो हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर अरेंज इन सेम कॉलम, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में रखे जाते हैं, और जो एलिमेंट्स सेम इलेक्ट्रॉनिक शेल रखते हैं उन्हें सेम रोज़ के अंदर, या जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, उनमें रखा जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में पीरियडिक टेबल जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक पीरियडिक मैनर में, एक तरतीब में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि पीरियडिक टेबल का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस पे किन किन साइंटिस्ट ने काम किया। जो मौजूदा पीरियडिक टेबल है उसके ऊपर जो किन किन साइंटिस्ट ने काम किया है और कर रहे हैं।
इसकी तारीख़ में अगर हम थोड़ा सा देखें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट का आता है, अबू बकर मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी, जिसको आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में सिर्फ अल राज़ी के नाम से लिखा हुआ है। ये बेसिकली पर्शियन साइंटिस्ट भी थे, फ़िलासफ़र भी थे। अल राज़ी वो पहला साइंसदान था जिसने बाकायदा एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का आगाज़ किया। अल राज़ी ने अपनी किताब लिखी है बुक ऑफ सीक्रेट्स। उस बुक ऑफ सीक्रेट्स के अंदर इन क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा तज़किरा किया है। वो जो उनकी क्लासिफिकेशन थी अल राज़ी की, जो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने यहाँ पे लिखी है। अल राज़ी डिवाइडेड दी सब्सटेंसेस इनटू four main groups: वेजिटेबल्स, एनिमल्स, डेरिवेटिव्स एंड मिनरल्स। उसने सारे सब्सटेंसेस को 4 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया था। जो लास्ट कैटेगरी है मिनरल्स वाली, जिसको हम कहते हैं, हम आज जिसमें हम एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, लास्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 6 सब ग्रुप्स। इसके भी फर्दर फिर उसने 6 सब ग्रुप बनाए थे। फर्स्ट सिप्रिट्स उसने नाम रखा था, उसके अंदर मरकरी, सल्फर और आर्सेनिक सल्फाइड्स को सब ग्रुप में रखा गया था। और दूसरा उसने मेटल्स का ग्रुप बनाया था, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, आयरन, लेड और कैरासिन्स। कैरासिन कलेक्टिवली टर्म है ब्रॉन्ज कंपोज्ड के लिए। ब्रॉन्ज कंपोज में जैसे कॉपर, जिंक, निकल, इन कैरासिन्स बेसिकली हम इन तीनों को इकट्ठा कह सकते हैं, कॉपर, जिंक और निकल को। उसने इसको दूसरी कैटेगरी में रखा था, ये दूसरे सब ग्रुप में रखा था। तीसरा स्टोन्स का सब ग्रुप बनाया था, जिसमें उसने आयरन्स, कॉपर, जिंक के मिनरल्स और ओर्स रखे थे, और उसमें ग्लास भी रखा गया था, जिसको हम शीशा कह देते हैं जी। 4 एट्रामेंट्स का ग्रुप बनाया था, जिसमें मेटेलिक सल्फेट्स और उनके डेरिवेटिव्स रखे थे, कुछ कंपाउंड्स थे सल्फेट्स के। और 5 ग्रुप बोरेसिस, या उनको हम बोरेक्स कह देते हैं, ये 3rd चैप्टर में हम बाकायदा पढ़ाएंगे आपको बोरेक्स के बारे में। और सोडियम कार्बोनेट्स को रखा गया था 4th ग्रुप में। 5th ग्रुप में 6th ग्रुप में साल्ट, सोडियम क्लोराइड्स के साल्ट रखे गए थे। इसके साथ फिर सोडियम कार्बोनेट्स और पोटाशियम कार्बोनेट्स और दूसरे कार्बोनेट्स भी इसी ग्रुप के अंदर रखे गए थे। यानी उसने, अल राज़ी ने पहली दफ़ा कुछ डिविजन्स बनाई थी, मेटल्स की अलग बनाई थी, उनके कंपाउंड्स और डेरिवेटिव्स की अलग बनाई थी। अल राज़ी एक इनिशिएटिव्स था पूरी वर्ल्ड के लिए पीरियोडिक टेबल के हवाले से। अच्छा जी, फिर इसके बाद नाम आता है डोब्रीनर का। डोब्रीनर पीरियोडिक टेबल्स के नाम से इसको पढ़ाया जाता है। 1829 के अंदर डोब्रीनर ने अपना एक लॉ दिया था, जिसको डोब्रीनर्स ट्राइएड्स कहते हैं। डोब्रीनर ट्राइएड्स से मुराद ये है कि उसने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया था, लेकिन उस ग्रुप की जो खासियत थी वो ऐसी थी कि 3 एलिमेंट्स को ग्रुप में इस तरह अरेंज किया हुआ था उसने कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स और लास्ट एलिमेंट्स हैं उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करता था, और जो आंसर आता था वो सेंटर वाले का एटॉमिक मास बनता था। जैसे पहला ग्रुप उसने बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39। अब फिर 7 और 39 को जमा करके 2 पे डिवाइड किया और आंसर 23 आया। 23 जो एटॉमिक मास बना वो 23 बना, सोडियम का बना। तो एक बात हम और इसके साथ बताते चले जाएं कि जितने भी पीरियोडिक टेबल अरेंज किए गए मेंडलीव तक, वो सारे के सारे एटॉमिक मास पे ही थे। एटॉमिक नंबर के बारे में जो साइंटिस्ट को पता लगा वो 1911 के बाद पता लगा। 1911 से पहले साइंटिस्ट को एटॉमिक मैसेस के बारे में कंसेप्ट था, एटॉमिक नंबर के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है जी। फिर दूसरा ग्रुप उसने ट्राइएड्स का बनाया, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम का। कैल्शियम और बैरियम के दोनों के एटॉमिक मैसेस को जमा किया गया और 2 पे डिवाइड किया गया, और जो आंसर आया 88.5
तो उसने डोब्रीनर ने वो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास लिख दिया। बाद में जो इसका एटॉमिक मास निकला वो 87.5 निकला। अच्छा, इसके बाद में रिसर्च की गई इस पर। तो तीसरा ग्रुप बनाया गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मैसेज को जब जमा किया गया तो फिर 2 पे डिवाइड किया गया, तो उसका एटॉमिक मास आया 81। तो 81 एटॉमिक मास जो निकला वो ब्रोमीन का लिखा गया, सेंटर वाले का। ये इसके ट्राइएड्स की खसूसियत थी, लेकिन ये कुछ ग्रुप्स तक तो ये ट्राइएड ला वैलिड रहा, फिर इसके बाद ये ट्राइएड ला फेल हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे पीरियोडिक टेबल पे काम करने वाला जो साइंटिस्ट था वो न्यूलैंड था। न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल जो पेश किया गया वो 1864 के अंदर पेश किया गया था। न्यूलैंड जो था वो फर्स्ट पर्सन था जो जिसने पीरियोडिक टेबल बाकायदा अरेंज किया था एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे, बाकायदा अरेंज किया था। इससे पहले भी अरेंज किए गए, जैसे न्यूलैंड ने किया, न्यूलैंड से पहले डोब्रीनर ने किया था, लेकिन वो रेगुलर एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे नहीं अरेंजमेंट थी, यानी उसकी कोई तरतीब नहीं थी, उसका कोई कंसेप्ट नहीं था कि एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे क्यों किया गया। न्यूलैंड ने बाकायदा रीज़न दी कि एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे अरेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिज़िकल और केमिकल्स वो एक तरतीब से अरेंज हो जाती हैं। अच्छा जी, न्यूलैंड ने जब एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर तो 62 एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हिस्ट्री की कुछ बुक्स में वो 56 एलिमेंट्स आते हैं कि 56 एलिमेंट 1864 तक डिस्कवर हुए थे। 62 एलिमेंट जो हैं वो बाद में डिस्कवर हुए थे। न्यूलैंड ने अपना 1864 के अंदर एक लॉ पेश किया था जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। इस लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो खसूसियत थी, जो मेन करैक्टरिस्टिक्स था, वो ये था कि हर पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हर 8वें एलिमेंट से मैच करती है। जैसे उसने ये कहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो म्यूज़िक के सुरों पे अरेंज होती है। जैसे म्यूज़िक का सुर है एक सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा से सुर शुरू होता है और सा पे ख़त्म होता है। इसी बुनियाद पे न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो 7th एलिमेंट है। फिर इसके बाद फ्लोरीन जो है वो 8th एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद। तो हाइड्रोजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, तो दोनों की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। इसके बाद अगर लिथियम से बात शुरू की जाए तो लिथियम जो है वो अल्कली मेटल है, और लिथियम के बाद जो सोडियम है वो 8th एलिमेंट बनता है। लिथियम के बाद जो है वो सोडियम 8th एलिमेंट बनता है। सोडियम भी अल्कली मेटल है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें बेरिलियम, तो बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और बेरिलियम के बाद जो 8th एलिमेंट बनता है वो मैग्नीशियम बनता है। तो मैग्नीशियम भी अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह जो पीरियोडिक टेबल्स उसने अरेंज किया था, उसने इसमें यही बात बताने की कोशिश की थी कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ उसके लिहाज से जो फर्स्ट होगा उसके साथ मैच करती हैं। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल जो था वो 3 ग्रुप्स तक तो ठीक रहा, लेकिन इसके बाद जो था वो फेल होना शुरू हो गया। ठीक है जी, 3 ग्रुप्स तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फेल होना शुरू हो गया। वो कैसे फेल होना शुरू हो गया? जैसे कि हम देखें कि बोरान के बाद एलुमिनियम है। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोरान के बाद एलुमिनियम है, लेकिन एलुमिनियम के बाद जो है वो क्रोमियम, वो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम नहीं है। क्रोमियम के प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलुमिनियम से मैच नहीं करती।